यूएस डॉलर एक्सचेंज के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने किया गिरफ्तार। मुंबई में एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो खुद को फिल्म लाइन जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है, यह कहकर लाखों रुपए का एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी किया करते थे। साथ ही फरियादी का यूएस डॉलर लेकर फरार हो जाया करते थे। ऐसा ही मामला बाकुला पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी को दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों ने फरियादी की 25,000 यूएस डॉलर 21,25,000 लेकर फरार हो गए थे, जिसकी जांच में क्राइम ब्रांच यूनिट 8 लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को एयरपोर्ट एरिया अंधेरी से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अलग अलग 5 स्टार होटल के कीज बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मस्जिद अब्दुल मलिक खान उर्फ मन्नू, उम्र 44 वर्ष है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरे आरोपी का नाम मयंक प्रदीप शर्मा उर्फ लड्डू, उम्र 22 वर्ष है, जो दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा आरोपी आकाश द्वारका प्रसाद अग्रवाल उर्फ कबीर उर्फ कब्बू, 19 वर्ष है, जो ठाणे का रहने वाला है। जांच में पता चला है कि ये तीनों आरोपी बहुत शातिर हैं, जो सुनियोजित तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पहले तो ये शातिर आरोपी ऐसे व्यापारियों को ढूंढते थे इनके पास यूएस डॉलर हो और खुद की फिल्म व्यवसाय से जुड़ा हुआ बताकर विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है, यह बात करके फरियादी को 5 स्टार होटल में बुलाकर बातचीत किया करते थे। फरियादी का विश्वास जीतने के बाद आरोपी फरियादी को 25,000 यूएस डॉलर लेकर बुलाते थे और बात करने के बहाने यूएस डॉलर लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि इन आरोपियों ने देश भर में विदेश जाने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत है, यह बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों के ऊपर विमानतल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। पुलिस ने जनता से आह्वान किया है कि जिन लोगों के साथ यूएस डॉलर एक्सचेंज के नाम पर ठगी हुई है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराएं, जिसकी जांच पुलिस करेगी। यही नहीं, क्राइम ब्रांच यूनिट तीनों आरोपियों से यह जांच कर रही है कि देश भर में कितने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और इसके ठग गैंग में कौन कौन शामिल है। वाकोला पुलिस थाने में 28 फरवरी को एक चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है उनको 5 स्टार होटल में बुला के उनको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाया जाता था, फॉरेन करेंसी लेके। और एक जो अक्यूज है यानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे उनको बता के वो 5 स्टार होटल में बुलाते थे और उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाने के बाद में उनको उनके साथ बातचीत करते हुए, उनको थोड़ा सा उनको गुमराह करते हुए वो जगह से वो फॉरेन करेंसी लेके वहां से निकल जाते थे। पीड़ित को बहुत बाद में पता चलता था कि उसका चीटिंग हुआ, उसको चीट किया गया है। इस वजह से उसको बाद में पुलिस में कंप्लेन किया था। उसके रिगार्डिंग यूनिट 8 क्राइम ब्रांच एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस तरीके से जो अक्यूज्ड है, इन्होंने पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे केसेस उनके ऊपर रजिस्टर है और उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे चीटिंग के केस किए हुए हैं। तो अभी 3 अक्यूज को हमने हिरासत में लिया हुआ है, तो आगे की तहकीकात चल रही है और उनको हमने अरेस्ट भी किया हुआ है। सर, ये तीनों जो आरोपी इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी तक किसी केस में अरेस्ट हुए हैं और मुंबई में ये थे या बाहर भी लोग? अभी तक तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे लोगों की चीटिंग की है। स्पेशली फॉरेन करेंसी चाहिए हमें, फिल्म इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे फॉरेन में हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने लोगों को चीट किया हुआ है। अभी तक उनको अभी तक तो हमने हमारे केस में अरेस्ट किया हुआ है। बाकी भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं और आगे की तहकीकात चल रही है। सर, फॉरेन जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं कुछ अलग लोग? नहीं, हाँ, ये अक्यूज फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं करके खुद को बताते थे। ये अलग अलग इसके ऊपर फिल्म में हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें फॉरेन में जाना पड़ता है और हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है, इसलिए वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स जो होते हैं उनको बुला के उनको चीट करते हैं। अब तक कितने केस रजिस्टर हुए? अभी तक इनके ऊपर ये जो केस रजिस्टर है और 2 केसेस इनके ऊपर रजिस्टर है, ऐसी अभी तक पता चला है। और इन लोगों ने वो भी उसी केस में लोगों को चीट किया करके उन्होंने कबूल किया है। वाकोला पुलिस थाने में 28 फरवरी को एक चीटिंग का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है उनको 5 स्टार होटल में बुला के उनको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाया जाता था, फॉरेन करेंसी लेके।
और एक जो अक्यूज है यानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे उनको बता के वो 5 स्टार होटल में बुलाते थे और उनको फॉरेन करेंसी चाहिए करके उनको बुलाने के बाद में उनको उनके साथ बातचीत करते हुए उनको थोड़ा सा उनको गुमराह करते हुए वो जगह से वो फॉरेन करेंसी लेके वहां से निकल जाते थे। पीड़ित को बहुत बाद में पता चलता था कि उसका चीटिंग हुआ, इन्हें उसको चीट किया गया है। इस वजह से उसको बाद में पुलिस में कंप्लेन किया था। उसके रिगार्डिंग यूनिट 8 क्राइम ब्रांच एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस तरीके से जो अक्यूज्ड है इन्होंने पूरे देश भर में ऐसे बहुत सारे केसेस उनके ऊपर रजिस्टर है और उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे चीटिंग के केस किए हुए हैं। तो अभी 3 अक्यूज को हमने हिरासत में लिया हुआ है, तो आगे की तहकीकात चल रही है और उनको हमने अरेस्ट भी किया हुआ है। सर ये तीनों जो आरोपी इनका बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी तक किसी केस में अरेस्ट हुए हैं और मुंबई में ही एक्टिव थे या बाहर भी हुए? अभी तक तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें तो उन्होंने बहुत सारी जगह पे ऐसे लोगों की चीटिंग की है। स्पेशली फॉरेन करेंसी चाहिए हमें, फिल्म इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हमारे फॉरेन में हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने लोगों को चीट किया हुआ है। अभी तक उनको अभी तक तो हमने हमारे केस में अरेस्ट किया हुआ है। बाकी भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं और आगे की तहकीकात चल रही है। सर फॉरेन जैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं कुछ अलग लोग? नहीं, हाँ ये अक्यूज फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं करके खुद को बताते थे। ये अलग अलग इसके ऊपर फिल्म में हम काम कर रहे हैं, इसमें हमें फॉरेन में जाना पड़ता है और हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है, इसलिए वो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स जो होते हैं उनको बुला के उनको चीट करते हैं। अब तक कितने केस रजिस्टर हुए? अभी तक इनके ऊपर ये जो केस रजिस्टर है और 2 केसेस इनके ऊपर रजिस्टर है, ऐसी अभी तक पता चला है। और इन लोगों ने वो भी उसी केस में लोगों को चीट किया करके उन्होंने कबूली किया है। विधायिका मनीषा चौधरी द्वारा नारी शक्ति वंदन और महिला सेल्फ हेल्प कार्यक्रम का आयोजन। दहिसर विधानसभा की विधायिका मनीषा चौधरी द्वारा फ्रेंड्स बैंकेट हॉल में नारी शक्ति वंदन और महिला सेल्फ हेल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्व महिला दिवस के निमित्त आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दहिसर विधानसभा की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे पर महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ लें। महिलाओं को बचत गट के माध्यम से जोड़कर लखपति दीदी बनने में मदद करें। विधायिका मनीषा चौधरी द्वारा दहिसर विधानसभा में कई नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विधायिका मनीषा चौधरी, योगिता पाटिल, दीपा पाटिल, नीला सोनी के साथ महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत शक्ति बना रहा है। देश भर में शक्ति वंदन अभियान शुरू किया। इस दौरान में लाखों पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने सालों तक संगठन में काम किया और इसलिए मुझे पता है कि इतना बड़ा
19-20 स्थानों पर नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता में रखा था। आज आपके लिए आप वार्ड क्रमांक अपनी विधानसभा से महिलाएं इकट्ठी थी, काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा था, क्या कहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। नारी शक्ति वंदन ये कार्यक्रम आज पूरे देश भर में हो रहे और खास करके जो केंद्र की योजना वेस्ट बंगाल की हमारी ममता दीदी वो महिलाओं को देती नहीं है, इसीलिए आज वेस्ट बंगाल में एक काम हुआ था। जैसे मोदी जी ने बोला कि नारी शक्ति वंदन के जो हमारे बचत गट है, बचत गट से केंद्र सरकार से जो निधि आती है, लेकिन राज्य सरकार में अगर एनडीए का गवर्नमेंट नहीं होगा तो वही सब स्कीम वहां नहीं लागू करते, इसलिए बहनों को उस स्कीम का लाभ नहीं होता है। आज न भूलो न भुगतो ऐसा आज वेस्ट बंगाल में महिलाओं का शक्तिवंदन का कार्यक्रम हो गया। ऐसे ही आज हमारे दहिसर विधानसभा में नारी शक्तिवंदन के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका भी आज हमने यहाँ मोदी जी के जो लाइव संवाद था इसमें सभी ने भाग लिया। और जो शक्तिवंदन के माध्यम से मेरी दीदी लखपति हर एक बचत गट को जो निधि मिलता है वो निधि मिलके उनके पांव पे ऊपर कैसी महिलाएं सशक्त बनेगी, स्वावलंबी बनेगी, इसीलिए मोदी जी का प्रयास चल रहा है। इसके बारे में लोगों को उन्होंने आज संबोधित किया और मुझे आज मोदी जी ने जो उनके परिवार के ऊपर जो विपक्ष के लोग टीका कर रहे इसके ऊपर उन्होंने बोलने के बाद भारत की हर नारी मोदी जी का परिवार है। और उन्होंने बता दिया कि मोदी जी ने अपने बाल आयु में अपना घर छोड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक का काम करते थे और उन्होंने आज बोला कि मेरा परिवार ये भारत की जनता ये मेरा परिवार है और हमारे दहिसर विधानसभा के सभी लोग मोदी जी का परिवार है। मोदी जी की पहली सभा है जिसमें स्टेज पर महिलाएं दिखाई दे रही थी और पुरुष नहीं दिखाए थे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मोदी जी क्या संदेश देना चाहते थे महिलाओं? देखो ये आज आप देखेंगे 2014 से आज 2024 के 10 साल में जो विकास किया है तो मोदी जी ने नारी शक्ति को सामने रख के विकास किया है। उसमें जनधन की योजना होगी, आयुष्मान भारत का होगा, उज्ज्वला योजना होगी, कि आत्मनिर्भर भारत होगा, स्वनिधि होगा। इस सब योजनाओं में महिलाओं को उन्होंने जो साथ दी है वो महिला भूल नहीं सकती। आपने देखा होगा कि आज योगी जी का जब चुनाव हुआ तो योगी जी के चुनाव के टाइम मुस्लिम महिलाएं हमारे बाहर निकल के बुर्का पहन के वोट के लिए लाइन में खड़ी थी। इनका कारण है कि उन्होंने 3 तलाक का जो महिलाओं को न्याय दिया मुस्लिम महिलाओं को, ऐसे ही जनधन की योजना होगी, आयुष्मान भारत की होगी, स्वनिधि की होगी, माइक्रो फाइनेंस का होगा। इस सभी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा वायदा महिलाओं को है और आज हम लोग खुशी है कि वो मोदी जी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में जो लाए हैं, राज्यसभा में उन्होंने पारित किया है, इसीलिए महिलाएं बहुत खुश है। ममता की दादागिरी को छोड़ के आज सभी महिलाएं वहां चिट्ठी के मार्फत बाहर आई थी। आज इतनी गर्मी में वेस्ट बंगाल में इतनी महिलाएं कमल के लिए आती है, यही हमारा विजय है। अब दहिसर के झोपड़पट्टी को लेकर पुनर्वसन कर उस तरह क्या तैयारी चल रही है? दहिसर में जो हमारे रेलवे के अंतर्गत खास करके 5 बस्तियां हैं। एक दहिसर गाउटन की है, साईनाथ नगर की है, बाद में अपना इंदिरा नगर, संजय नगर, इंदिरा नगर, संजय नगर और 2014 से मैं प्रयास कर रही थी इंदिरा नगर, साईनाथ नगर जो दहिसर ईस्ट में है, ऐसे ही हमारी कुष्ठ रोग ये है, कॉलोनी है, संजय नगर है, दौलत नगर का आजाद नगर है। इन सभी जो रेलवे में पीड़ित लोग हैं वो लोगों को रेलवे के सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें कोई भी तरतूद घर देने की नहीं है, इसलिए बार बार हम लोग रेलवे जब तोड़ने आती थी डीआरएम के पास जाती थी, रेलवे मिनिस्टर के पास जाती थी, उसमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता था। बाद में मैंने देवेंद्र जी से बात किया और सभागृह में मैंने एक लक्ष्य विधि लाई
उस लक्ष्यवेदी में मैंने ऐसा बोला कि जो आदमी आता है 4 बाम्बू खड़ा करता है 2000 का पुरावा देता है उन सभी को घर मिलते, लेकिन जो 40 साल से रहते हैं वो लोग को घर नहीं मिलता है। तो स्वशुल्क उसमें अपने प्रधानमंत्री आवास योजना जिनके जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और स्वशुल्क में तो 10 से 11-12 लाख में उनको घर मिलेगा। इसीलिए MMRDA ने आदेश दिए कि आप इनका जो ये है प्रस्ताव है वो आगे लाओ। तो मैंने उनको बोला है जहाँ SRA के PAP बनते, प्रधानमंत्री आवास योजना बनते, और खास करके मैंने ये भी मांग की है कि धारावी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इस धारावी के प्रोजेक्ट में भी इन लोगों को आप समाविष्ट करो। इसके बारे में सरकार ने एक सकारात्मक भूमिका ली है, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और रही बात गणपत पाटिल नगर का, 8 तारीख को सर्वे के लिए जो मालिक है सामंत परिवार, वो लोग ऑफिस का हमारे आशीष शेलार जी के माध्यम से उधर गणपत पाटिल नगर में भी ऑफिस खोल रहे और सबका बायोमेट्रिक चालू होगा। आज वेस्ट बेंगाल मधून देशाचे यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी यांनी आज तमाम मातृशक्तीला शक्तिवंदन कार्यक्रमामार्फत आज संबोधित केलं। ह्यामध्ये खास करून 2014ला मोदीजींनी आपल्या पंतप्रधान पदाची धुरा घेतल्यापासून 2024 या 10 वर्षामध्ये महिलांसाठी केलेले उपक्रम आणि बचत गटातल्या महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी शक्तिवंदन हे अभियान त्यांनी राबवलं और मेरी दीदी लखपती ह्याच्यातून महिलांना 1-1 लाख रुपये देऊन बचत गटाचं सबलीकरण केलं। आणि ह्या बरोबरच वेस्ट बेंगॉल मध्ये ज्या केंद्र शासनाच्या योजना आहेत त्या ममता ज्या वेस्ट बेंगॉलच्या मुख्यमंत्री आहेत त्या लागू करत नाही, त्यामुळे महिलांचं नुकसान होते आणि बचत गट सर्वात जास्त कुठे असतील तर ते वेस्ट बेंगॉलला आहे आणि केंद्र सरकार हा संपूर्ण पैसा हा बचत गटांच्या महिलांना देतोय, पण त्याचा उपयोग ममताजींनी करत नाही हे सुद्धा मोदीजींनी आज संबोधित केलं। त्याचबरोबर मोदीजींच्या परिवाराबद्दल जे विरोधक टीका करतायत, तो मोदीजी हे बालवयामध्येच आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून प्रचारक म्हणून बाहेर पडलेले आणि आज त्यांनी सर्वांना सांगितलं भारताची जनता, भारताच्या माता, भारताच्या भगिनी, भारताच्या सर्व लोकांचा हा माझा परिवार आहे, त्यामुळे आज दहिसर मधल्या सर्व तमाम महिला ह्या मोदींचा परिवार आहेत। ए राजा के खिलाफ बीजेपी आक्रोशित, पुतला जलाकर किया निषेध। तमिलनाडु के नेता ए राजा, जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए प्रभु राम जी के वंशज पर भी उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि हम किसी राम को नहीं मानते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी के मद्देनजर साइन कोलीवाड़ा के MLA तमिल सेल्वन ने निषेध करते हुए ए राजा का पुतला जलाकर सरकार से यह अपील की है कि किसी भी तरह से इस तरह के नेता को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय और सर्वधर्म संभावना को मानना होगा। आज हम यहाँ पर DMK के पूर्व नेता ए राजा के बहिष्कार के लिए आए हैं, निषेध के लिए आए हैं, जो कहता है भारत देश नहीं एक सब कॉन्टिनेंट है, जय श्री राम के हम दुश्मन हैं, हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे, तमिलनाडु भारत में नहीं है, ऐसे एक पूर्व नेता ए राजा के खिलाफ धिक्कार और निषेध व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
मुर्दाबाद 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 आवाज आएगा मैं भारतीय जनता पार्टी देश को क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आपने पुतला दहन किया है, पुतला दहन है, क्या वजह था? ये तमिलनाडु का 2G स्पेक्ट्रम का माध्यम से तिहाड़ जेल में जेल काटा मिस्टर राजा, कांग्रेस सरकार में मंत्री था। उन्होंने खुद जेल जाके दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मालिक है वो राजा। 2G स्पेक्ट्रम मालूम है आपको? उन्होंने कल भगवान राम जी का विषय को ऊपर गलत बात करने के लिए, वो कौन सा जात का है, तो वो कौन है, भगवान राम आई क्या नहीं है, क्या है, भगवान राम का नाम लेके थूकता है माइक के सामने। आपका भगवान है, मेरा भगवान है, दुनिया का भगवान है भगवान राम जी। उनको ऊपर गलत मारने वाला, गलत बात करने वाला, इसका बात उन्होंने बोला है तमिलनाडु हिंदुस्तान में नहीं है, भारत माता की जय बोलेगा नहीं है, तमिलनाडु हिंदुस्तान में नहीं है। तो डीएमके पार्टी लोकसभा लड़ो मत, एमपी लड़ो मत, दिल्ली में मत जाओ, तुम लोग चले जाओ ना हिंदुस्तान छोड़ के। भारत माता की जय बोलने वाला यहाँ रह सकता है, भारत माता की वंदन करने वाला, भारत माता की मानने वाला, देश को मानने वाला ये देश में रह सकता है। वो डीएमके पार्टी भगवान को नहीं मानता है, तुम नहीं मानता है। एक विषय आपको पूछना चाहता हूं, तुम तो भगवान को नहीं मानता है लेकिन राम जी को मानने वाला वोटर्स को बाद क्यों भीख मांगने को जाता है वोट लेके? तुम जाना नहीं चाहिए ना। तमिलनाडु में पूरा 75%, 90%, 100% भगवान राम जी का फोटो को हार लगा के मानता है, भगवान मानता है। उनके पास वोटिंग पूछने को मत जाओ, इलेक्शन में तो प्रचार मत करो। वो तो भगवान को मानता है, तुम नहीं मानता, तुम अकेला वोट करो, अकेला जीत जाओ ना। इसलिए नितेश आंदोलन इनके लिए है, ये देश भर आंदोलन चलने चाहिए। जो राजा गलत किया है वो अंदर जाना चाहिए, इसका बात सबको मालूम होना चाहिए। भगवान राम जी का विषय को ऊपर गलत बोलेगा तो सरकार छोड़ेगा नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, हिंदुस्तान में नहीं रह सकता है। ये सब हिंदुस्तान में सबको मालूम पड़ना चाहिए। तो भगवान भगवान होता है, भगवान का बारे में गलत मत बोलो, देश का विषय के ऊपर गलत मत बोलो। देश अपना माता है, भारत माता है ना, भारत माता की नहीं बोलेगा तो उसी के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। जा पाकिस्तान, जा श्रीलंका, जा अमेरिका। इसलिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले आंदोलन होगा मुंबई का, ये उनका भाषण कल हुआ, भाषण नहीं लेता है, वापस लेता है, विषय नहीं है, गलत बात किया, उनको सजा होना चाहिए, वो अंदर करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सम्मानीय पंत प्रधान साहब का हाथ छोड़ की विनती है, आपका बच्चे लोग है, भारत माता के बच्चे लोग का आपका सेवा का माध्यम से पाला हुआ या तो हिंदुस्तानी, तो हम लोग भगवान राम जी का विषय के ऊपर कोई भी गलत करेगा, हम लोग सड़क में उतरेगा, आंदोलन करेगा, वो जल्दी उनको सजा मिलना चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।